नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस तकनीक की जिसकी उड़ान शराब तस्करों की नींद उड़ाने वाली है। बिहार में शराब तस्करों की अब खैर नहीं। शराब माफिया और शराब तस्करों पर कार्रवाई में अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को पहले देखिए और उसके बाद शराबबंदी में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के आखिर मायने क्या है उसको समझिए। आसमान में उड़ता ये ड्रोन अब शराब तस्करों की नींद उड़ाएगा। शहर हो या सुदूर देहात, दियारा हो या कोई गलियारा, शराब तस्करी की हर तस्वीर अब कैमरे में कैद होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को पूरा करने के लिए अब पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने ड्रोन तकनीक का सहारा लिया है। दरअसल दियारा का इलाका शराब के धंधे वालों के लिए सबसे महफूज जगह मानी जाती है, लेकिन अब ड्रोन के कैमरे में धंधेबाज और उनकी गतिविधियां कैद हो जाएंगी। शनिवार को गंगा के किनारे बाकायदा रिहर्सल भी किया गया। बेसिकली वहाँ पे हमारा जो टारगेट होता है वो स्टैटिक होता है, एक जगह पे है, कहीं पे इलीगल इलिसिट लीकर बन रही है तो उस एरिया को हम लोग फोकस करेंगे और उसको डेटा को हम लोग रिजर्व करेंगे। उस डेटा का एनालिसिस होगा, उस एनालिसिस के बाद फिर ऑपरेशनल प्लान होगा। एक नहीं बल्कि तरह तरह के ड्रोन को आप देख सकते हैं। ये सभी आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस है। खराब मौसम में भी बारीकी से तस्करी की तस्वीरें खींच सकते हैं। यहां तक कि रात के अंधेरे में भी गतिविधियों को ट्रेस कर सकते हैं। तस्करी को रोकने में ये कैसे कारगर साबित होंगे आप भी जानिए। ये नाइट विजन्स कैमराज लगे हुए हैं, ये प्रोपेलर्स हैं, ये मोटर्स हैं और इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग पावर है। ये खुद ही डिसीजन लेता है जिस इन्वायरमेंट में जाता है और वहाँ पे जाके होवर करते हुए कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो रियल टाइम में पुलिस को अलर्ट देता है कि कोई भी ऐसी गतिविधि चल रही है तो पुलिस जाकर वहाँ पे तुरंत उस लैट लॉन्ग पे छापा मार सकती है या कोई एक्शन ले सकती है। इसका स्ट्रेंथ क्या है, कितनी डिस्टेंस? सर ये 15 किलोमीटर तक जाएगा और 15 किलोमीटर तक आएगा। और वो जो है सर इसमें ऑटोमेटिकली ये सेल नेटवर्क पे भी चलता है और एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसे GNSS बोलते हैं, सैटेलाइट पे ये चलता रहता है। और वो वाला जो देखना वो 70 किलोमीटर जा सकता है और आ सकता है। कितनी क्लोज तस्वीरें आएंगी इसके माध्यम से? सर 30x जूम एक्स कैमरा, अगर सही बोले तो हम आपके रोए के बाल को दिखा देंगे। तो हमारी कंपनी एक ऐसी ड्रोन बनाई हुई है जो बहुत डिफरेंट वेदर में भी उड़ सकती है। जैसा आपको पता होगा कि ये जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वो मौसम के खराब होने पे ज़्यादा निकलने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी चीज़ों में भी एक तो ये आप जो क्वाडकॉप्टर इसे बोलते हैं ये देख रहे हैं, दूसरा इसे हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। ये हम अन्य थोड़े से खराब मौसम में भी फ्लाई कर सकती है। जैसे अभी आप फॉग देख रहे हैं, इस कंडीशन में फ्लाई करने के बाद भी हम माफियाओं को ट्रैक कर सकते हैं। दरअसल 16 नवंबर को मुख्यमंत्री ने जब शराबबंदी कानून की समीक्षा की थी उसी समय ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर अंकुश लगाने का फैसला लिया गया था, जिसकी शुरुआत पटना से हो चुकी है। मतलब बिहार में अब शराब तस्करों की खैर नहीं। खबरदार, ऐसे जो शराब के धंधेबाज हैं, माफिया हैं, अब ड्रोन से आप बच नहीं पाएंगे। जब ये ड्रोन उड़ेगा निश्चित तौर पर आप बंधेंगे कानून के शिकंजे में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी के बावजूद चोरी छिपे शराब का अवैध धंधा चलता रहता है। बिहार पुलिस के साथ मद्य निषेध इकाई लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को सुदूरवर्ती इलाकों में इस पर नजर रखने में दिक्कत होती है। जब तक पुलिस पहुंचती है शराब के धंधेबाज भाग जाते हैं। दियारा इलाके में गश्ती करना पुलिस के लिए मुश्किल होता है। जंगली और पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर माफिया तस्करी करते हैं। ड्रोन से तस्करी पर निगाहबानी आसान हो जाएगी। खासकर दियारा इलाके में पैनी नजर रखी जा सकेगी। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में इससे मदद भी मिलेगी। 16 नवंबर की हाई लेवल मीटिंग में ही ड्रोन से निगाहबानी का फैसला लिया गया था। अब वो जमीन पर उतर रहा है। ड्रोन के साथ साथ रिवर पेट्रोलिंग का भी सरकार का प्लान है। तो बिल्कुल शराबबंदी को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है।
और अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बिहार में नाइट कर्फ्यू को लेकर आज नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, उसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में अपडेट क्या कुछ है। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ओमिक्रॉन में अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 415 मरीज मिल चुके हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसी के साथ न्यू ईयर पार्टी को लेकर गाइडलाइंस भी यहां पर जारी की गई है। बिहार में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है, जो कि एक राहत भरी बात है। ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गई है। 10 राज्यों में स्पेशल टीम जाने वाली है और बिहार और झारखंड में भी स्पेशल टीम आने वाली, और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए कल केंद्रीय टीम पटना पहुंचने वाली है। सोमवार को 11 बजे केंद्रीय टीम हाई लेवल मीटिंग करेगी और इसको लेकर जो तमाम कवायदे हैं वो लगातार की जा रही है और लोगों से भी यहां पर अपील की जा रही है कि सतर्कता जरूर बरतें। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और कई राज्यों में पाबंदियों की शुरुआत को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि फिलहाल बिहार में नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन को लेकर क्या नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है सदर स्टेट में? राज्यों में यहाँ अभी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ अभी कोई आवश्यकता नहीं। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। नीतीश कुमार ने आखिर ये क्यों कहा? बिहार में नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है, ये नीतीश कुमार की ओर से बयान सामने आया है। नीतीश कुमार के बयान से ये साफ है कि बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओमिक्रॉन का एक केस भी बिहार में अभी तक नहीं मिला है। हालांकि बिहार में कोविड के केस पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। खतरे को देखते हुए बिहार सरकार पहले से अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार का यहां पर पूरा जोर अधिक से अधिक टेस्टिंग पर है। मुख्यमंत्री की पहल पर ओमिक्रॉन से जुड़े मामलों की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था बिहार में की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 80 अधिकारियों की 6 टीम बनाई है। गठित टीम कोरोना संक्रमण की निगरानी के साथ अस्पतालों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी यहां पर देखेगी। टीम को जिले की हर सूचना तत्काल डीएम को देनी होगी। कोरोना को लेकर बनी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही संबंधित जिले के डीएम को इसकी सूचना तत्काल देनी होगी। मतलब ओमिक्रॉन को लेकर बिहार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, यानी कि पूरी तरह से तैयार है। बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आ रही है बच्चों की वैक्सीन को लेकर। एक बड़ी खबर, बच्चों का कोरोना टीका आ गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीसीआई ने बच्चों के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और बच्चों का कोरोना टीका यहां पर आ गया है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी फिलहाल डीजीसीआई की ओर से दी गई है। 12 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी मिली है, यानी कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को यहां पर बच्चों के लिए मंजूरी दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चों का कोरोना टीका अब आ चुका है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को डीजीसीए की ओर से मंजूरी दी गई है और फिलहाल 12 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि डीजीसीआई ने बच्चों के वैक्सीन को मंजूरी दी है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ये मंजूरी दी गई है और 12 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को यहां पर मंजूरी दी गई है। और अब बात करते हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार की। निगरानी के रडार पर आज एक और भ्रष्ट अधिकारी चढ़ गया। छापेमारी में बिहार पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर अनिल प्रसाद करोड़पति निकला है। सब इंस्पेक्टर ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर पटना और नालंदा जिले में कुल 15 प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जिसकी कुल कीमत 5,49,50,695 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा बैंक में इन्वेस्टमेंट और गाड़ी खरीदने के कुल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का डॉक्यूमेंट भी यहां पर मिला है। कल छपरा के जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। पटना, छपरा और गया में निगरानी की टीम ने इस छापेमारी किया था, जिसमें 19,40,000 कैश
बरामद किए गए थे। सोने और चांदी के बिस्किट भी यहां पर बरामद किए गए थे और जेल अधीक्षक के पास से 1,92,00,000 की जमीन की 31 डीड मिली थी, जिस पिछले 24 घंटे में भ्रष्ट अधिकारियों के घर छापेमारी की 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि अब जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी धन कुबेर हैं, अवैध कमाई जो कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अब आप जानिए कि आज पूर्व रीडर के ठिकानों पर हुई छापेमारी में क्या कुछ मिला है। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 5,49,50,000 प्रॉपर्टी यहां पर मिली है। वहीं देखिए 5.5 लाख के जेवरात भी यहां पर बरामद किए गए हैं। उसके अलावा सोने चांदी के यहां पर कीमती जेवरात भी मिले हैं। उसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि कीमती जमीन के 6 डीड यहां पर बरामद किए गए हैं। वहीं 1.5 करोड़ की जमीन के कागजात भी यहां पर निगरानी विभाग की टीम की ओर से बरामद किए गए हैं। जमीन के नाम पर बैंक से ऋण के कागजात भी मिले हैं। और इसके अलावा अलग अलग 17 बैंकों के पासबुक भी निगरानी की टीम ने जब्त किए हैं। 5 बैंकों के डेबिट कार्ड भी यहां पर मिले हैं। उसके अलावा 2 महंगी कारें यहां पर निगरानी की टीम की ओर से जब्त की गई हैं। बीमा में निवेश के यहां पर कागजात भी मिले हैं। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। 1985 में अनिल प्रसाद ने बिहार पुलिस की नौकरी को ज्वाइन किया था। पिछले 36 साल से बिहार पुलिस की नौकरी वो कर रहे थे और लंबे वक्त से वैशाली जिले में तैनात था। सैलरी के रूप में अनिल कुमार ने अब तक 90 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि छापेमारी में 5,49,50,000 की प्रॉपर्टी मिली है। मतलब साफ है कि अनिल प्रसाद ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, पद पर रहते हुए गलत तरीके से पैसा कमाया। इसके साथ ही पद का दुरुपयोग करते हुए जमकर घुसखोरी की काली कमाई के जरिए अकूत संपत्ति बनाई और इस वक्त इन पर कार्रवाई होती हुई, छापेमारी होती हुई और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी इस तरीके से भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। समस्तीपुर में एक शख्स मुसलमान से हिंदू बन गया। इस्लाम छोड़कर सनातन में वापसी करते वक्त उस शख्स ने मुस्लिम समाज पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उसके मुताबिक एक मुस्लिम युवक उसके साथ ज्यादती कर रहा था। उसने मारपीट और हत्या तक की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों और पंचायत ने उस गलत आदमी का ही साथ दिया, जिसके चलते इसने धर्म बदलने का फैसला किया है। अब बड़ी बात यह है कि जब उसकी पत्नी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो सनातन की शरण में जाने के लिए अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। समस्तीपुर में अब्दुल्ला बन गया उमेश। इस्लाम को अलविदा कहकर अपनाया सनातन धर्म। विधि विधान के साथ अब्दुल्ला ने की घर वापसी। पहले मुंडन हुआ, फिर पवित्र स्नान और उसके बाद भगवा वस्त्र, जनेऊ और पगड़ी पहनाकर मंत्रोच्चार के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला की सनातन धर्म में राजी खुशी वापसी कराई गई। वहाँ पर के जो समाज है वो मुझे निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, फैसला मेरे पक्ष में नहीं हुआ, जिसके कारण जो है वो लोग एक तरफा हो गए और बात को दबाने का कोशिश किया गया। अरे आप रुकिए ना। ठीक है, जिसके कारण हमको जो है अपने घर वापसी आना पड़ा। आप पर कोई दबाव नहीं, यहाँ आने के लिए कोई दबाव नहीं, हम अपने सुरक्षा से आए। समस्तीपुर के ताजपुर इलाके के भैरव खरा गांव के काली मंदिर में अब्दुल्ला को उमेश बनाने के लिए हिंदू पुत्र नाम के संगठन ने घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार भी पहुंचे थे। आज पुनः पश्चाताप करते हुए जो है पुनः सनातन धर्म में उनकी वापसी हो गई है और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, हिंदू संस्कृति के मानने वाले जो भी लोग हैं, तहे दिल से उनका स्वागत कर रहा है और अपने निर्णय लिया और अपने सहमति से, स्वेच्छा से, विवेक से ये निर्णय लिया कि ये पुनः अपने हिंदू धर्म में वापस आ जाए। और आज पूरे समाज के सामने में माता रानी के दरबार में इन्होंने अपने पुराने घर में वापसी की है, अपने सनातन धर्म में वापसी की है। हम सभी लोग इनका स्वागत करते हैं, समस्त हिंदू समाज के लोग इनका
अब्दुल्ला नाम के जिस शख्स ने सनातन धर्म में वापसी की है वो भैरव खरा गांव का ही रहने वाला है। वो 15 साल पहले धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना था। इसकी माने तो गांव के ही रहने वाले मोहम्मद रियाज ने ज्यादती और मारपीट करते हुए इसकी हत्या की कोशिश की। पंचायत ने भी रियाज की ज्यादती को जायज बताते हुए उसके मुताबिक ही फैसला दिया। इससे आहत होकर अब्दुल्ला ने अपना धर्म बदलने का फैसला किया। अब्दुल्ला से उमेश बने शख्स को डर है कि वो लोग उसकी हत्या कर सकते हैं, लिहाजा यह पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है। हम मेडिकल लाइन के आदमी हैं, हर घर में जाते हैं, हर समाज में जाते हैं, जिसके कारण मुझे सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, क्योंकि अगले आदमी से मुझे खतरा है। किसी भी वक्त मेरा हत्या, क्योंकि छिन्नत्ता लेके वो हमेशा पिस्टल चलता है। रियाज मोहम्मद रियाज। इसलिए प्रशासन से भी अनुरोध आप लोग कीजिएगा। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब समाज के आरोप और फैसले की वजह से किसी ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया हो। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी भी धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म जीवन की एक पद्धति है और यही वजह है कि हिंदू संस्कृति से दुनिया में कई लोग बेहद प्रभावित रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा इस धर्म से प्रभावित होकर इसकी दीक्षा ले लेते हैं। हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों में दुनिया के बहुत से सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिनके लिए न तो कोई पक्ष था और न ही विपक्ष, उनके लिए थी तो सिर्फ इंसानियत। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी 97वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। कवि हृदय अटल। व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। राजनेता अटल। भारत रत्न अटल। सदैव अटल। करनी देखिए, मरने के बाद जब पावर हो, पैसा हो, पद हो, तब सब अपनी जद में होते हैं, लेकिन जब शरीर नहीं हो, बावजूद इसके पूरा जमाना जन्मदिन मनाए, तब तय होता है उस शख्सियत का सम्मान। इस सदी में ऐसा ही सम्मान है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनके जाने के बाद भी जमाना याद कर रहा है। अटल जी ने वजह है जनमानस से उनका जुड़ाव। ये तस्वीरें दिल्ली के सदैव अटल स्मारक की है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के 57वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अटल जी को याद करते हुए ट्वीट कर कहा, अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सभी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आगरा में भी अटल जी को याद किया गया। उनके जयंती के मौके पर जश्न मनाया गया। वजह है उनकी जड़ें। दरअसल वाजपेयी जी के पिता आगरा जिले के ही मूल निवासी थे। आगरा के अलावा इन 3 तस्वीरों को भी देख लीजिए। 3 राज्यों की ये 3 तस्वीरें बता रही है अटल जी का व्यक्तित्व, जो न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि उसके बाहर भी सबके प्रिय थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके नेता थे, देश के नेता थे। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायी था। उनकी राष्ट्रवादी नीतियों की झलक उनके व्यक्तित्व में भी दिखती थी। पंडित नेहरू के बाद
मैं अटल जी को ही मानता हूँ कि जिसने देश का नेतृत्व किया, कठिन समय में नेतृत्व किया, सभी को साथ लेकर नेतृत्व किया। किसी एक का पसंदीदा होना आसान है, कुछ खास लोगों या समुदाय का पसंदीदा होना भी मुमकिन है, लेकिन हर एक इंसान का खास व आम का पसंदीदा होना बेहद मुश्किल है। अटल जी का व्यक्तित्व सोचिए कितना विराट था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात क्रिसमस की करते हैं। ये तस्वीरें इसी त्योहार से जुड़ी हैं। पहली तस्वीर देखिए रामेश्वरम की है, जबकि दूसरी तस्वीर कुलबुर्गी की है। तीसरी तस्वीर जम्मू की है, जहां कोरोना पर ध्यान देने की अपील की गई है। वहीं चौथी तस्वीर देखिए दिल्ली की है और पांचवी तस्वीर पुरी की है, जहां रेत से सांता क्लॉज बनाया गया है। आपको बता दें कि भगवान यीशु के जन्म के मौके पर मनाया जा रहा ये फेस्टिवल ईसाई समुदाय के लोगों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है, लेकिन देश भर में अन्य समुदाय के लोग भी इस त्योहार को उत्साह के साथ मना रहे हैं और अक्सर मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और केक और उपहार भी दे रहे हैं। खास तौर से ये त्योहार बच्चों के लिए बेहद खास माना जाता है। खुशियों के इस त्योहार को मनाने के लिए लोगों ने अपने घर, दफ्तर, मॉल और दुकानों को क्रिसमस ट्री से सजाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।